हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लेसन्स फ्रॉम अवे। तो बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि हेल्थ क्या है। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ किसे कहेंगे, बात समझ में आ गया था आप लोगों को। और मैंने बच्चों पिछले लेक्चर में बात किया था कि आखिर जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है, कब उसे लाया गया था। तो आज का जो लेक्चर है, आज उसका बस एक्सटेंशन है। तो उसमें जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सरकार ने जो एक इम्प्रूव प्रोग्राम लेकर के आया जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो आज का जो लेक्चर है पूरा इसी पर बेस्ड रहने वाला है। आखिर RCH में क्या किसका मेन रोल है, हम लोग किसका यूजेस करते हैं और RCH में आखिर हम लोग किन किन बातों को सीखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपने पिछला लेक्चर अब तक नहीं देखा तो बिल्कुल जाइए, आप पिछले लेक्चर को देखिए, फिर इसके बाद उस लेक्चर को देखिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो आखिर ये प्रोग्राम क्यों लेकर के आया गया था? क्योंकि जब 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेकर के आया गया था तो उसमें बस इतना बात बताया गया था कि लोगों को जागरूक करना है फैमिली प्लानिंग के बारे में, हम दो हमारे दो, बस इन सब चीजों के बारे में बताया गया था। उन सारी चीजों को कवर नहीं किया गया था जिससे मतलब जो समाज के लिए आजकल जरूरी है। तो जब भी हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसमें आखिर सबसे पहले मेन रोल किसका होता है? तो आपको समझना, सबसे पहले मेन रोल होता है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स का मेन रोल होता है कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल का कोई प्रॉब्लम है, प्यूबर्टी के एज पर अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है हमको किसको बताना चाहिए? अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर मेरे पास अगर कोई है तो मेरी अगर कोई बहन है, अगर मेरी कोई भाई है तो हम उससे अपने आसपास में बात कर सकते हैं कि चलो हमको ये दिक्कत आ रहा है, क्या तुमको भी ऐसा दिक्कत आ रहा है? तीसरा मेन रोल किसका आता है? फ्रेंड्स का। बात समझ में आ रहा है? तो अक्सर लोग जो है अगर उनको अपना कुछ प्रॉब्लम अगर शेयर करना तो ऑब्वियसली वो फ्रेंड्स के साथ करते हैं। प्यूबर्टी में मुझे इस तरह का दिक्कत आ रहा है, मान के चलते हैं किसी को मेंस्ट्रुअल में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को महीने में 1 से 2 बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ रहा है, तो हम लोग अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड ही ढक्कन हो तो फिर किसी तरह का कोई बात ही नहीं। अगर उसको ही कुछ नहीं पता तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और चौथा मेन रोल होता है टीचर्स का। ठीक है। तो टीचर्स क्या है? तो जैसे मैं जो अभी रोल अपना रहा हूं, मैं एक तरह का टीचर का रोल अपना रहा हूं कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आपकी शादी होगी, जब आप रिप्रोडक्टिव एज में है तो तब इस वक्त आपको किस तरह का प्रॉब्लम आता है। और सबसे अंत में मैंने रखा है रिलेटिव को, जो अक्सर आपको कभी साथ देंगे नहीं, इसलिए मैंने सबसे अंत में रखा है रिलेटिव को। रिलेटिव तो बस आएंगे आपके लिए शादी ब्याह के लिए, लड़का ढूंढेंगे, लड़की ढूंढेंगे, बस यही काम है उनका, और बस ताना मारेंगे चले जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में अगर हम लोग मेन रोल का अगर बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला जो मेन रोल आता है पेरेंट्स का आता है, उसके बाद आपके भाई बहन का रोल आता है, तीसरा रोल आता है फ्रेंड्स का, फिर टीचर्स का और रिलेटिव्स का। तो और उसके बाद ये एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को अगर यूज करना है, लोगों को बताना है, तो हम क्या क्या मेरे पास तरीका है ताकि हम हर लोगों को बता सकते हैं। तो पहला तरीका होता है ऑडियो विजुअल की मदद से। ऑडियो विजुअल की मदद से क्या? हम उसे प्रचार के माध्यम से सुनाएंगे, या फिर हो सकता है हम उसको क्या करेंगे, किसी प्रचार के माध्यम से दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है कि हम लोग जो है न्यूज़पेपर में ऐड देकर के लोगों को बता सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में आखिर किन किन बातों को आता है। बात समझ में आ रहा है? और तीसरा क्या है? हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? कुछ गवर्नमेंटल एजेंसी का और कुछ नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी का, जैसे आपने सुना होगा NGO के बारे में। तो हम लोग इन तीनों का यूज करके हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर RCH में कौन कौन से बातों को हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला बात यह है कि स्कूल और कॉलेजेज में सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, कि मतलब एडोलसेंस के एज में आपको किस तरह का प्रॉब्लम आएगा, कि स्कूल और कॉलेजेस का काम होता है कि आपको बताए। कि जैसे अगर होता है ना, बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि जब वो प्यूबर्टी के एज में रहता है वो अलग अलग तरह का धारणा बना लेते हैं, अलग अलग तरह का दवाई खाने का कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों में वो ना माने। स्कूल और कॉलेज का काम होता है हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं। दूसरा, इसमें RCH के अंदर क्या आता है? इंफॉर्मेशन देना,
क्या इंफॉर्मेशन देना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, एडोलसेंस में किस तरह का बदलाव आता है, प्यूबर्टी के टाइम किस तरह का बदलाव आता है, इन बातों का पता होना चाहिए। सेफ एंड हाइजीन सेक्स प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फर्टाइल पीरियड है, कौन सा फर्टाइल पीरियड नहीं माना गया है, और आपको सेफ और हाइजीन सेक्स प्रैक्टिस को ध्यान रखना है, तो ताकि आपको किस तरह का बीमारी ना हो, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इस तरह का बीमारी ना हो जैसे कि एड्स। आ रहा बात समझ में? तो आज के डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एड्स के, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप ऑब्वियसली इन बातों का आप क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तीसरा आरसीएच के अंदर क्या आता है कि जो भी लोग फर्टाइल या मैरिजेबल एज ग्रुप के हैं तो उनको पता होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल। बात समझ में आ रहा है? ताकि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन ना हो, हम कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करेंगे। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, कॉन्डोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे बर्थ कंट्रोल करना है, तो जो भी फर्टाइल और मैरिजेबल एज ग्रुप है उन लोगों को हमको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना है। दूसरा क्या चीज हमको बताना है उन लोगों को, हॉस्पिटल डिलीवरी के बारे में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ, या फिर मान के चलते गाँव घरों में क्या होता है कि दाई को बोलते हैं क्या कि आप इसका डिलीवरी करवा दीजिए। आपने अगर ध्यान से समझा होगा पिछले लेक्चर में, अगर आपने कभी पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, तो जब भी मतलब वेजाइना के थ्रू मतलब एक बच्चे का जन्म होता है तो वेजाइना के जस्ट नीचे एनल स्फिंक्टर होता है, एनस वाला रीजन, और उसके ऊपर जो यूरेथ्रा का रीजन होता है। तो अगर मान के चलते हैं उसमें किसी तरह का डैमेज हुआ तो क्या पता होगा कि डिलीवरी के बाद जो उसको अचानक से कभी ना कभी मतलब ऑटोमेटिक मतलब यूरिन पास आउट हो जाता है, कभी स्फिंक्टर एनस स्फिंक्टर जो वो कंट्रोल में नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो हॉस्पिटल डिलीवरी में इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर किसी का डिलीवरी हो रहा है तो उनमें इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें क्या हमको बताना होता है, एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर। तो एंटीनेटल का क्या मतलब हुआ कि जब प्रेगनेंसी है उस वक्त और प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद भी, तो हमको उस दोनों वक्त क्या रखना है, मदर का ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना जरूरी है कि आखिर ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है कि बच्चे को कौन सा टीका कब लगना है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको मिलना चाहिए सबको। अगर ये साइन आपको कहीं दिखता है मतलब ये साइन दिखा रहा है मेल को, और अगर ये साइन कहीं दिखता है तो ये साइन रिप्रेजेंट करता है किसको, बता, फीमेल को। तो हम अपने समाज में मेल और फीमेल को दोनों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो जो भी फर्टाइल और मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग हैं उनमें इन सब बातों को नॉलेज होना चाहिए। और हमको आरसीएच के अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम लोग और आरसीएच के बारे में समझ सकते हैं। इनफर्टिलिटी है, तो जैसे मान के चलते हैं कोई मान के चलते हैं हेल्दी लोग हैं, हेल्दी कपल है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, वो इनफर्टाइल है, तो लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसे को मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी के बारे में। बात समझ में आ रहा है? और मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, अगर किसी महिलाओं में मेनोपॉज आ गया, हमने पढ़ा है कि 50 साल के एज में क्या होता है, मेनोपॉज आ जाता है, तो उस वक्त किस तरह का प्रॉब्लम आता है, ये सब का जानकारी होना चाहिए। सेफ एबॉर्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कितने महीने तक मतलब सेफ एबॉर्शन माना जाता है। या फिर अगर मान के चलते कोई लोग बोलते हैं क्या कि चलो लड़की है तो हम इसका एबॉर्शन करवा देते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ रहा, सरकार को भी इस पर रोक लगाना चाहिए। और आज के डेट में तो बहुत हद तक ये कंट्रोल हो चुका है, बात समझे, लेकिन फिर भी आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो वही है कि आरसीएच प्रोग्राम के अंदर इन सब बातों को बताया गया। तो हम फिर से अगर देखेंगे एक बार, तो सबसे पहला क्या है, सेक्स एजुकेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। सारे स्कूल और कॉलेज में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना है, इंफॉर्मेशन देना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, एडोलसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेफ और हाइजीन सेक्स प्रैक्टिस के बारे में बताना है, एसटीडी जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। और जो फर्टाइल और मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग हैं उसमें कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए, मदर का प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद मतलब कैसे ख्याल रखा जाए उस बारे में पता होना चाहिए। बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, बच्चे को किस समय पर कौन सा टीका लगना जरूरी है, और हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है मेल और फीमेल को। चौथा इसमें क्या आता है, इनफर्टिलिटी के बारे में आता है। पांचवा आरसीएच के अंदर आता है मेनोपॉजल प्रॉब्लम, यानी कि 50 साल के एज में कि जब मेनोपॉज हो जाता है तब किन तरह का प्रॉब्लम आता है महिलाओं में। उसके बाद सेफ एबॉर्शन के बारे में पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में पता होना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, बिल्कुल गलत है। यह साइकिल जो 21 से लेकर के 35 दिन तक का भी चल सकता है। अगर 21 दिन में भी अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा है फिर भी आप हेल्दी हैं, 28 दिन में भी आ रहा है फिर भी आप हेल्दी हैं, 30 दिन में आ रहा है
फिर भी आप हेल्दी हैं, 35 दिन में आ रहा है फिर भी आप हेल्दी हैं, लेकिन हेल्दी कब नहीं है, अगर आपको एक ही महीने में 2 से 3 बार अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा है, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आरसीएच के अंदर बताया गया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण कौन कौन सा प्रॉब्लम आया है। अगर ढेर सारा अगर पॉपुलेशन हो जाए, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन अगर बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं, गरीबी आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बेरोजगारी, बहुत सारा आजकल के युवा को मतलब जॉब नहीं मिल रहा है, और क्या होता है बताओ, सेक्स एब्यूजेज होता है, सेक्स क्राइम होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। बात समझ में आ रहा है। और आरसीएच के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, रिसर्च के बारे में एक मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया गया इंडिया में, जिसका नाम है सहेली। कहां बनाया गया, तो ये आपको याद रखना है, CDRI का पूरा नाम है। C से हो जाएगा सेंट्रल, D से हो जाएगा ड्रग, R से हो जाएगा आपका रिसर्च, और I से हो जाएगा इंस्टीट्यूट, यानी कि सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। इन लोगों ने ही सबसे ये कॉन्ट्रासेप्टिव बनाए इंडिया में, जिसका क्या नाम है, सहेली। और स्टेटुटरी बैन होना चाहिए एमनियोसेंटेसिस पर। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर एक कानून बनाना चाहिए। और एमनियोसेंटेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो एमनियोसेंटेसिस में हम लोग ये पढ़ना है कि बहुत लोगों क्या करता है कि मतलब भ्रूण का लिंग पता करते हैं, लड़का या फिर लड़की है, देखता है कि लड़की है तो उसको मरवा दिया जाता है। तो इस रूप को, इस चीज को कानूनी रूप से पूरी तरह से क्या करना है, बैन करना है। तो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे आखिर एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आखिर आरसीएच के अंदर क्या क्या मेन रोल है, क्या क्या अवेयरनेस, अगर हमको अवेयरनेस लाना है, कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं, और आरसीएच के अंदर टोटल आपको 10 बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप इसका नोट्स बनाते चल सकते हैं। और मिलते हैं हम आपसे अब अगले लेक्चर में एमनियोसेंटेसिस के बारे में। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।